मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ राजकीय महाविद्यालय सिवानी भिवानी हरियाणा से। हिंदी भाषा का कार्मिक विकास लेकर मैं इस वीडियो में सबसे पहले हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है और आर्य भाषा या देव भाषा भी इसको कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा में संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है हिंदी, हिंद से संबंधित, और शब्द हिंदी शब्द नहीं, हिंदी फारसी का शब्द है। हिंदी शब्द की निष्पत्ति सिंधु या सिंध से हुई है, जिसका ईरानी भाषा में से है बोला जाता है। तो वास्तविक सिंध या सिंधी से हिंदी बन गई है। हिंदी का प्रादुर्भाव इस प्रकार से माना जाता है। सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। कालांतर में हिंद शब्द संपूर्ण भारत का पर्यायवाची बनकर उभरा है। हिंद से हिंदी बन गई है। ये हिंदी भारोपई परिवार की आधुनिक काल की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम की अगर बात की जाए तो संस्कृत में भी दो हैं, वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। इससे अगला जो उत्थान है वो पाली है, उसके बाद प्राकृत है, अपभ्रंश है। अपभ्रंश से हम अवहट भी, हम इसको थोड़ा सा जो बदलाव अपभ्रंश में उसको अवहट कहते हैं, और लास्ट में हिंदी है। ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का एक कालक्रम है। हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से हुआ है, जिसके 3500 से अधिक वर्षों के इतिहास को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ये हम 1500 से लेकर 500 ईस्वी तक, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक को हम जान सकते हैं। आइए देख लेते हैं इन्हीं के कार्मिक विकास की तरफ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व है, जिसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत, जो कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ, आता है। इस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास और माघ आदि की संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। 1000 वर्षों के इस कालखंड में संस्कृत भाषा का स्वरूप व्याकरणिक नियमों के आधार पर बांटा जाता है 2 भागों में। नंबर 1 वैदिक संस्कृत, जो कि 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। मूल रूप से वेदों की रचना इसी समय में हुई है और वैदिक संस्कृत में ही हुई है। प्राचीनतम रूप संसार का प्रथम कृति हम ऋग्वेद को मानते हैं। सबसे पुराना वेद भी इसको माना जाता है, सबसे पहला वेद भी इसको माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की रचना वैदिक संस्कृत में ही हुई है। हालांकि भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है और ऋग्वेद से भी संभव है कोई भी भाषा विद्यमान रही होगी, परंतु आज तक उसका कोई भी लिखित स्वरूप हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें अनुमान होता है कि संभवतः आर्यों की प्राचीन भाषा ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत ही रही होगी। अगले उत्थान की तरफ चलते हैं। आगे जो वीडियो जाएंगे उसमें हम इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ हमारा सबसे पहला प्रश्न हिंदी भाषा का कार्मिक उद्भव और विकास की बात हम कर रहे हैं। लौकिक संस्कृत, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व रहा है। दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में शुरू हुआ था। लौकिक संस्कृत
इसे कहते हैं। वाल्मीकि, व्यास, आशु घोष, भास, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं इसमें विद्यमान है। वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कालांतर में वैदिक संस्कृत के स्वरूप में बहुत अधिक बदलाव आए थे। कात्यायन ने संस्कृत भाषा में बिगड़ते हुए स्वरूप को संस्कार किया और इसे व्याकरणबद्ध किया। पाणिनि के नियमीकरण के बाद संस्कृत वैदिक संस्कृत में काफ़ी अंतर आया और लौकिक तथा क्लासिक संस्कृत भी इसको कहा गया। इस समय में रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि लौकिक ग्रंथ इस समय में लिखे गए। हिंदी संस्कृत ही है। संस्कृत काल का अंतिम पड़ाव तक आते आते उनकी मानक और परिनिष्ठित भाषा जो एक ही रही, किंतु क्षेत्रीय स्तर पर 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई, जैसे पश्चिम, उत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी विकसित हुई। अब आइए बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व रहा, जिसे हम पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भी कहते हैं। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ और इस समय भाषा का जो रूप सामने आया उसे प्राकृत हम कहते हैं। वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी हुई थी, उसने अनुकूल समय पाकर सिर उठाया और जिसका प्राकृतिक विकास प्राकृत के रूप में हुआ। व्याकरणिक जो व्याकरण के विद थे, उन्होंने प्राकृत भाषा की प्रकृति संस्कृत को मानकर उसमें प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति हुई। प्रकृति संस्कृतम तत्र भव तत् आगत व प्राकृतम, यानी मध्यकाल में प्राकृत निम्न 3 अवस्था में आई। सबसे पहले पाली, जो कि 500 ईस्वी से लेकर 1 ईस्वी तक संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते सरल होते होते 500 ईस्वी तक इसका जो स्वरूप था वो काफ़ी बदल गया था, जिसका नाम पड़ा पाली। पुरानी प्राकृत और भारत की प्रथम देश भाषा हम इसको कह सकते हैं। मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण इसे श्रीलंका के लोग इसे मगधी भी कहते हैं। पाली भाषा में बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप भी प्राप्त था। समय बदलते हुए आते आते क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई, जैसे पश्चिमोत्तरी, मध्य देशीय, पूर्वी और दक्षिणी। अगले स्वरूप की बात करते हैं तो प्राकृत है। 1001 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक आते आते बोलचाल की भाषा में कुछ और परिवर्तन हुआ, जिसको हम प्राकृत की संज्ञा देते हैं। पाली बौद्ध यानी बुद्ध के समय की बौद्धों की भाषा कही जाती है, जबकि प्राकृत जो है जैनों की भाषा कही जाती है। जैनियों के जो भी ग्रंथ मिले हैं वो प्राकृत भाषा में मिले हैं। समय के अनुसार इनमें जो परिवर्तन आते रहते हैं और उसी परिवर्तन का जो भाषा का विकास संभव होता है। सामान्यतः मतानुसार जो भाषा असंस्कृत थी और बोलचाल की भाषा आम भाषा थी, सहज ही बोली समझी जाती थी, संभवतः प्राकृत कहलाई। क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कई थी और इसमें सोरशेणी, पेचासी, ब्राचड़ और महाराष्ट्री और मगधी व अर्धमगधी आदि प्रमुख थी। भाषा वैज्ञानिकों ने प्राकृत के 5 प्रमुख भेद माने हैं। कौन कौन से देख लीजिए। सबसे पहले सोरशेणी, जो कि सूरसेन मथुरा के आसपास की मध्य देश की भाषा जिस पर संस्कृत का प्रभाव था। दूसरा पेचासी, जो कि सिंध की भाषा थी। पेचास यानी जो कि अब पंजाब वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्री, जो कि विदर्भ और महाराष्ट्र। मगधी, मगध की भाषा। अर्ध मगधी, जो कि कौशल देश, कौशल को अवध भी कहते हैं और जिसमें जैन साहित्य प्रयुक्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। अपभ्रंश अगला जो उत्थान है। अब ये 5
किसके अंतर्गत आती हैं? प्राकृत के। अब अगले उत्थान की बात करते हैं, अपभ्रंश, जो कि 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक है। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषाओं के मध्य की अंतिम अवस्था को कहते हैं। प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति को भी हम अपभ्रंश कहते हैं। कुछ दिनों के बाद प्राकृत में भी परिवर्तन होने शुरू हो गए। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृति का नियम है, चाहे वो कोई भी दिशा दशा हो या भाषा हो, उनमें परिवर्तन संभव है। लिखित प्राकृत का विकास रुक गया, परंतु कथित प्राकृत विकसित और परिवर्तित होती रही। लिखित प्राकृत के आचार्यों ने इसे विकासपूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश नाम से किया। इन आचार्यों के अनुसार अपभ्रंश शब्द का अर्थ बिगड़ी हुई भाषा था। अपभ्रंश के 7 भेद स्वीकार हुए जो आधुनिक भारतीय भाषाओं व उपभाषाओं में जाने जाते हैं। सबसे पहला है शौर श्रेणी, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पेचासी में लहंदा और पंजाबी, ब्राचड़ में सिंधी, खस में मराठी, महाराष्ट्री, और छठा है मगधी, और सातवां है अर्ध मगधी, जिसे हम पूर्वी हिंदी भी कहते हैं। ये 7 अपभ्रंश हुए और नेट की परीक्षा में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनको आप बार बार नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। अतः कहा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के शौर श्रेणी, मगधी और अर्ध मगधी के रूप में हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक, यानी हिंदी के आधुनिक आर्य भाषाएं जो कि 1100 ईस्वी तक आते आते मध्य आर्य काल समाप्त हो गया और आधुनिक भारतीय भाषाओं का युग आरंभ हो गया। अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों में आधुनिक भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, मराठी, पहाड़ी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ। आगे चलकर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी, इन 5 उपभाषाओं में ये बट गई, जिनमें अनेक क्षेत्रीय बोलियां हुई, जैसे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, भोजपुरी, अवधी, गढ़वाली। ये संपूर्ण समग्र रूप से हिंदी का स्वरूप कहा जाता है। कालांतर में अधिक विकसित होकर उसने अपने मानक और परिनिष्ठित रूप को वर्तमान और बहुप्रचलित मानक हिंदी के रूप में हमारे सामने आई है। मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी में भक्ति आंदोलन आता, जिसमें हम कबीर, सूर, तुलसी, मीरा को पढ़ते हैं। राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, सूफी और संत काव्यधारा में पढ़ते हैं। और पूरे देश में भक्ति जो भगत कवि हैं, उन्होंने अपनी वाणी से जन जन तक हिंदी भाषा को पहुंचाया है। आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और इसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता जैसी चीज़ें आई। स्वतंत्रता संग्राम के बाद हिंदी की अगर बात करें तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी सहित अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी को राजभाषा के रूप में देखने लगे। स्वतंत्रता के बाद की हिंदी और भारत में स्वतंत्र होने के बाद हिंदी को राजभाषा घोषित करना, इंटरनेट के युग में हिंदी भाषा की जितनी मांग है इंटरनेट पर उतनी उपलब्धता अभी भी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा कार्य अभी होना बाकी है, लेकिन जिस रफ्तार से हिंदी भारत में इंटरनेट का विकास हुआ है, उसी तरह इंटरनेट पर हिंदी भी छा रही है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से हिंदी का उद्भव और विकास आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।